नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ऐसे नॉर्मली हर एग्जाम में तो नहीं आता है। जैसे व्याकरण के जो विषय होते हैं वो तो मोस्टली ऐसे हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है सार लेखन वो मोस्टली सिविल सर्विसेज में आता है या फिर इस टाइप के कुछ जो दूसरे हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें आता है। तो मैं आपसे ये आशा करूंगी, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सीधे सीधे 10 या 15 मार्क्स का आता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही अच्छे से समझने वाला है, गहराई से समझने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे ये आशा करूंगी कि आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और स्वयं से पहले इसका हल निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तभी आप इस विषय को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। तो जहां तक इस वीडियो की बात है, हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए हमने ये वाला वीडियो बनाया है, क्योंकि इसमें हम आपको सार लेखन का जो है थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर देंगे, उस पर थोड़ी चर्चा अवश्य करेंगे, लेकिन जो पेपर सॉल्व करेंगे उसमें हरियाणा सिविल सर्विसेज के ही लास्ट के जो 3 एग्जाम्स थे उन्हीं के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो उससे आपको बहुत फायदा होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका अगर आपको सोल्यूशन मिल जाए, समाधान मिल जाए, तो समझना थोड़ा और सरल हो जाता है। तो देखिए, तीनों ही वर्षों में सीधे सीधे 10 मार्क्स का प्रश्न आया था सार लेखन का। और मैं आपको बता दूं, सार लेखन को संक्षेपण भी कहा जाता है कि बाई चांस आपको पेपर में सार लेखन की जगह आ जाए संक्षेपण, कि दिए गए गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि संक्षेपण अर्थात सार लेखन, क्योंकि संक्षेप में लिखना मतलब छोटा करके लिखना, तो वही चीज़ है। और प्रश्न आपको बिल्कुल सीधा सीधा आएगा, कोई घुमा के नहीं आएगा कि इसमें ये करना है, इसमें वो करना है। तो जैसे देखिए, ये पेपर की ही कटिंग है कि निम्नलिखित अवतरण का सार 1/3 शब्दों में लिखिए। तो अब यहां पर स्पेसिफिकली आपको दिया है 1/3 शब्दों में, 1/3। तो अभी आप ये कैसे काउंटिंग करेंगे कि भाई मैथमेटिकल उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल ही 1/3 में करना है, कैसे करना है, तो वो भी आप देखिए। तो सार लेखन का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है कि किसी भी विस्तृत लेख को पढ़कर और समझकर कम शब्दों में उसी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कला। एक काम नहीं, कम शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कला, कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा गद्यांश है, आपको वही सारी बातें सामने वाले को स्पष्ट करनी है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में। हम कहते हैं ना, मुझे इतना भाषण मत सुनाओ, बस शॉर्ट में बता दो तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो जो कहना क्या चाहते हो ये वही सार लेखन है। अब कभी कभी क्या होता है कि सारांश और सार लेखन में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है, वो दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर आप जैसे बाकी पेपर्स की बात करेंगे, पटवारी वगैरह की, नायब तहसीलदार वगैरह की, वहाँ पर आपको आता है व्याख्या करना इस प्रकार से कि वहाँ पे प्रसंग होता है, फिर व्याख्या, फिर उसका सारांश भी होता है। लेकिन जैसे नाम से स्पष्ट है, सारांश यानी कि सार का अंश, यानी कि वो अपने आप में सार नहीं है, वो सार का बस एक छोटा सा अंश है। जैसे कहते हैं ना कि सार में क्या होता है कि जो भी आपको गद्यांश है उसके जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं वो सब इंक्लूडेड हैं, लेकिन सार में, सारांश में क्या है, सिर्फ उससे जो आपको सीख मिली है वो 1 या 2 लाइनों में आप दे देते हैं। उसमें कभी ऐसी कोई सीमा नहीं होती 1/3 शब्दों में या 2/3 शब्दों में। तो देखिए, दोनों में अंतर है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सारांश क्या होता है कि केवल मूल तथ्य की प्रस्तुति, कि इस पूरे गद्यांश से हमें जो सीखने को मिली, जैसे होता ना कि एकता में बल है, इसलिए हमें सदैव एक साथ रहना चाहिए। जैसे वो कहानी थी लकड़ी वाली की, एक पिता अपने पुत्र को कहते हैं कि भाई ये लकड़ियाँ हैं, ठीक है ना, एक एक करके तोड़िए फिर साथ में। तो उसका सारांश केवल वो एक पंक्ति का था कि एकता में बल है, और जिसका विस्तार और विकास होता है कि अब ये जो एकता में बल है, ये जो एक पंक्ति है, इसी को ही हम इतना डिटेल में कहानी के रूप में, ठीक है ना, उसे हमने इतना बड़ा बनाया था। तो सिर्फ ये एक सारांश होता है, एक छोटी सी चीज जिसका हम विस्तार करते हैं व्याख्या में। सभी महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किए जाते, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सारांश में हम सभी महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं करते, सिर्फ निचोड़ प्रस्तुत करते हैं। और यह सार लेखन से भी छोटा होता है, जो मैंने आपको कहा कि ये सार का भी अंश है, सार लेखन का भी एक छोटा सा अंश है, पार्ट है, तो डेफिनेटली सार लेखन से छोटा है। लेकिन अब सार लेखन क्या है, ये लगभग 1/3 शब्दों में ही होता है। मोस्टली जो सार लेखन है वो यही होता है कि 1/3 वर्ड्स में, लेकिन फिर भी पेपर में आपको एक बार जो निर्देश है, मैं फिर कह रही हूँ, अच्छे से पढ़ने ज़रूर हैं। डायरेक्शन या निर्देश अच्छे से समझना है कि क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, और आपको क्या देना है, क्या लिखना है। क्योंकि ऐसा आपको कोई रट्टा मार के नहीं जाना कि लास्ट टाइम से हमेशा से यही आता जा रहा है तो अभी भी यही आएगा, चाहे वही आए, लेकिन निर्देश पढ़ना भूलिए मत।
फिर इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। जो भी गद्यांश है, अगर आपको लगता है कि उसमें जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको सब इंक्लूड करने ही पड़ेंगे, आप कुछ चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, उदाहरण या अलंकृत भाषा नहीं आपको प्रयोग करनी। जो सार लेखन है वो बिल्कुल आपको सरल भाषा में ही करना है। और उदाहरण और अलंकृत भाषा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उदाहरण जो होते हैं वो केवल उस तथ्य को विस्तार देने के लिए होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ एकता में बल है, फिर जो हमने कहानी सुनाई वो तो केवल उसका उदाहरण था। लेकिन अब जैसे सारांश में हम केवल ये लिखते हैं एकता में बल है, लेकिन सार लेखन में हम ये लिखते हैं कि इसी के लिए एक बार एक मतलब पिता ने भी अपने पुत्रों को, अपनी संतान को इसी भाव को समझाने के लिए एक उदाहरण द्वारा उन्हें बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया कि किस प्रकार एकजुट रहकर ही उनमें बल रह सकता है, और यदि वे अलग हो जाएं तो वे टूट जाएंगे, वे कमज़ोर हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। तो ये अंतर है कि सार लेखन में वो सब आएगा कि उदाहरण, चाहे डिटेल में नहीं, लेकिन हमने इंट्रो दे दिया कि हाँ उसमें ये पिता ने पुत्रों के साथ मतलब ऐसा ऐसा किया था, एक उदाहरण दिया था। लेकिन सारांश में हमने केवल एक पंक्ति लिखी थी, एकता में बल है। ये अंतर है। और मुहावरे लोकोक्तियां का आपको ऐसा प्रयोग नहीं करना। जैसे क्या होता है कि जब हम आगे भी प्रश्न करेंगे अगले वीडियोस में, कि जब आप व्याख्या लेखन में आते हैं, व्याख्या में तो आप उसे थोड़ा इंप्रेसिव बनाने के लिए मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना, उदाहरणों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन सार लेखन में आपको सीधे सीधे बात करनी है, मुद्दों की बात करनी है, मुहावरे लोकोक्तियों का घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। अब देखिए, अब स्टेप्स क्या है। सबसे पहले तो जब भी आपको जो भी गद्यांश दिया जाएगा, मूल भाव समझने के लिए आवश्यकता अनुसार गद्यांश को उतनी बार ध्यान से पढ़ें। अब ये क्या है कि उतनी बार ध्यान से पढ़ेंगे, क्यों है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए भिन्न होगा। अब जैसे आप हैं, आपने उस गद्यांश को पढ़ा, आपको एक ही बारी में समझ में आ गया कि उसका मूल भाव क्या है, कि क्या समझाने का प्रयास किया गया, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को पहली बारी में समझ में नहीं आया तो, और आपको द्रुत पठन करना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है कि बस उसे पढ़ने में ही इतना ज़्यादा समय लगा दिया जाए कि बाकी प्रश्न तो छूट ही जाए। माना ये 10 मार्क्स का है, लेकिन बाकी जो मार्क्स हैं वो भी अभी बाकी प्रश्नों में ही होते हैं। तो इसलिए उसे आप 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, ये आप पर है। फिर है उदाहरण, मुहावरों, लोकोक्तियों और अनावश्यक विस्तार को समझकर उसे सार में स्थान ना दें। क्या है कि अगर आपको पता है कि जो ये मूल भाव जो है, जो हमें समझना है, मूल भाव को ही अगर उदाहरणों के द्वारा या मुहावरे लोकोक्तियों के द्वारा बार बार रिपीट किया गया है, तो आपको वो समझ आना है कि वो बस उसका विस्तार है, वो कोई अलग से कोई नई चीज़ नहीं है। क्योंकि सार लेखन में आपको सिर्फ जो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो लिखनी है। एक ही बात को घुमा फिरा के मतलब प्रभावी बनाने के लिए मुहावरे लोकोक्तियों के माध्यम से या उदाहरणों के माध्यम से उसी चीज़ को बार बार अगर कहा जा रहा है तो उसे आपको स्थान नहीं देना है, ये तो सिर्फ मतलब रिपीटिशन होगी। फिर है सभी मुख्य बिंदुओं को चिन्हित करें। अब उस गद्यांश में जो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको चिन्हित करने, मतलब चाहे माइंड में चाहे पेपर में, अगर अलाउड हो, वैसे अलाउड नहीं होता आई गेस, ठीक है ना, वो आपको इंक्लूड करने हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये मुझे सार लेखन में किसी भी तरीके से इंक्लूड करने हैं, और उन्हें संबंधित कर सही क्रम में लाकर सार को अंतिम रूप दे। और एंड में क्या करना है कि आपको जो जो भी आपने मुख्य बिंदु चिन्हित किए कि ये पॉइंट्स हैं जो मुझे सार लेखन में इंक्लूड करने हैं, फिर देखिए कि उसको कैसे आगे पीछे करके किस सीरीज में लाना है, किस क्रम में लाना है, और उसे छोटा करके कैसे सार बनाना है। तो देखिए फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले उस गद्यांश को 1 बार, 2 बार या 3 बार, आई गेस मैक्सिमम 3 बार, उससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, इतने में समझ में आ जाएगा अगर आना है तो। इतनी बार पढ़ के आपको मूल भाव समझ में आ जाएगा। फिर उस मूल भाव में क्या क्या मतलब नई नई चीज़ें हैं, मुहावरे लोकोक्तियां, ऐसा इतना एक्स्ट्रा नहीं करना। हाँ, अगर कहीं पे उसमें कुछ नई चीज़ दी गई है तब भी आपको उस नई चीज़ को साधारण शब्दों में लिखना है, मुहावरे लोकोक्तियों को उसमें स्थान नहीं देना है सार में। फिर जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें थोड़ा पिन पॉइंट करके लास्ट में उन्हें सही सीरीज में लगा के आपको सार लेखन फाइनलाइज करना है। अब वो कैसे करना है, अंतिम रूप देना है, वो अब देखिए उदाहरणों के माध्यम से। सबसे पहले तो सीधा 10 मार्क्स का आता है और एक छोटा सा उदाहरण है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो जैसे ध्यान से पढ़िए, शिक्षा का वास्तविक अर्थ और प्रयोजन व्यक्ति को व्यवहारिक बनाना हुआ करता है, ना कि शिक्षा होने के नाम पर अहम और गर्व का हाथी उसके मन मस्तिष्क पर बांध देना। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या हो, तुम तो 5वीं फेल हो। जबकि क्या होता है कि व्यवहारिक जीवन में जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है उसे व्यवहारिक जीवन की कोई समझ ही नहीं होती है, उसे समझ में नहीं आता काम करना कैसे है, जो उसने पढ़ा है उसे मतलब प्रयोग में कैसे लाना है। जबकि जो 5वीं फेल है उसे भी पता है कि जितना उसने पढ़ा है उसका सही प्रयोग कैसे करना है। तो इसलिए शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ और प्रयोजन है वो व्यक्ति को व्यवहारिक बनाना है, ठीक है ना, कि जो भी उसने ज्ञान अर्जित किया उसे रियल लाइफ में उसका प्रयोग कैसे किया जाए।
ना कि शिक्षित होने के नाम पर अहम और गर्व का हाथी उसके मन मस्तिष्क पर बांध देना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से जो शिक्षा नीति और पद्धति चली आ रही है वह लगभग 100 साल पुरानी है। उसने एक उत्पादक का काम ही अधिक किया है, इस बात का ध्यान एकदम नहीं रखा कि इस देश की अपनी आवश्यकताएं और सीमाएं क्या हैं, इसके निवासियों को किस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा की जरूरत है। बस सुशिक्षितों की नहीं, साक्षरों की बड़ी पंक्ति इस देश में खड़ी कर दी है जो किसी दफ्तर में क्लर्क या बाबू बनने का सपना ही देख सकती है। यानी कि उन्होंने सुशिक्षित मतलब सही शिक्षा ग्रहण करना, कि उन्होंने जो मतलब ये जो अंग्रेजों के ज़माने से चलती आ रही है ये शिक्षा पद्धति, ये सिर्फ सुशिक्षा नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ साक्षर बना रहे हैं लोगों को, कि केवल अक्षर ज्ञान दे रहे हैं कि बस तुम्हें पढ़ना लिखना आ गया है, और उनकी एक लंबी कतार खड़ी कर दी है जो कि बस ऑफिस में क्लर्क या हम जैसे कहते हैं ना कि बस हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, काम खत्म। लेकिन उस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनना, अपना कुछ नया प्रारंभ करना, रचनात्मक शक्ति होना, सृजनात्मक शक्ति होना। या फिर अगर आप किसी सरकारी जॉब में भी हैं, सरकारी मतलब कार्यालय में भी हैं, वहाँ पर भी केवल ऐसा नहीं कि जो आपको बताया जाए बस आप वही कर रहे हैं, उसमें सुधार की कहाँ पर आवश्यकता है, ठीक है ना, उसमें आप कैसे कैसे और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसको कैसे उसका विकास कर सकते हैं उन नीतियों को बदल कर, या उसमें थोड़ा और कुछ नया ऐड करके। तो वो चीज़ होती है सुशिक्षा। लेकिन सिर्फ वही चीज़ फॉलो करते रहना अंधों की तरह, वो होता है केवल साक्षरों की जो है पंक्ति खड़ी कर दी है। अब इसमें देखिए मेन चीज़ें क्या थी। एक तो ये था कि जो शिक्षा नीति और पद्धति आजकल जो चली आ रही है वो बहुत ही पुरानी है, 100 साल पुरानी है। दूसरा, उसका जो वास्तविक अर्थ था, ठीक है ना, शिक्षा देने का, वो था व्यावहारिक बनाना। सिर्फ ये नहीं कि आपको मतलब कि अहम में भर देना या फिर केवल आपको साक्षर बनाना, ऐसा नहीं था। और बिना ये जाने कि उस देश की आवश्यकताएं क्या थी, उस देश की ज़रूरतें क्या थी। तो अब इसमें मुख्य बिंदु क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए, और उसको कैसे हमने एग्जीक्यूट किया। अब ये देखिए यहाँ पर जो हम कहते हैं 1/3 शब्दों में आपको सा लिखना है। कितनी पंक्ति हैं अप्रॉक्सीमेटली? 1 2 3 4 5 6 7 7.5 पंक्तियाँ। और 7 की जगह मैं कहती हूँ चलिए कि इसे आप 6 मान लीजिए। तो 6 का आपका 1/3 कितना हुआ, ठीक है ना, 2 पंक्तियाँ। और इसको भी अगर आप एक पूरी पंक्ति ले लें, जैसे कि इसे अगर आप छोटा करेंगे या शब्दों को छोटा करेंगे तो उतनी लाइंस बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी अगर 3 पंक्तियाँ भी हम कहें, 3 साढ़े 3, तो इस तरह देखिए कैसे हो सकते हैं। पुरानी अव्यवहारिक शिक्षा पद्धति, ये देखिए इसमें हमने सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूड कर ली। पुरानी अव्यवहारिक शिक्षा पद्धति देश की वर्तमान आवश्यकताओं से पृथक मतलब अलग, आज साक्षर क्लर्क और बाबुओं का उत्पादन कर रही है जिनके मन मस्तिष्क में मानवीय गुणों का अभाव है। ऐसी शिक्षा मनुष्य के विचारों और राष्ट्र उन्नति को संकुचन की ओर अग्रसर कर रही है। काम खत्म। यानी कि इसमें केवल हमने 2 पंक्तियां लिखी हैं, हमें 2 ही वाक्य लिखने थे ना, जैसे कि 6 या 7 पंक्तियां थी, उसमें हमें 2 या 3 पंक्तियां लिखनी थी। तो ये वही है कि जैसे ये देखिए हमने इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली। किस प्रकार से कि पुरानी अव्यवहारिक शिक्षा पद्धति देश की वर्तमान आवश्यकताओं से मतलब अलग जाकर या पृथक आज साक्षर क्लर्क और बाबुओं का उत्पादन कर रही है जिनके मन मस्तिष्क में मानवीय गुणों का अभाव है। जैसे कहते हैं ना, मतलब कि वो मानवीय गुणों का अभाव क्यों हमने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप सिर्फ बस जो आपको बताया जा रहा है वही करते जा रहे हैं, फिर तो आप रोबोट हुए। मानव तो आप तब हुए ना जबकि आप अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग कर कुछ नया लाएं। ऐसी शिक्षा मनुष्य के विचारों और राष्ट्र उन्नति को संकुचन की ओर अग्रसर कर रही है। संकुचन मतलब सिकोड़ रही है, उसकी उन्नति को कम कर रही है, ठीक है ना, उसके जो विकास का मार्ग है उसको छोटा कर रही है। तो ये है। तो आपने देखा कि इतनी जो सारी पंक्तियां थी उसको 2 पंक्तियों में किस प्रकार से उसका निचोड़ बनाया गया। अब आते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। ये देखिए, ये सबसे पहले आपका 2011 में था, किस प्रकार से, और जल्दी अब हम करते हैं। यह सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसी कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। प्रकृति सदा एक समान नहीं रहती बल्कि अपने रंग में परिवर्तन करती रहती है। यही परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं: वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत और ग्रीष्म। इन्हीं ऋतुओं का चक्र चलता रहता है। सभी ऋतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी सुंदरता है। इन सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे सुंदर मानी जाती है। ग्रीष्म ऋतु अपना ताप बिखेरती है। वर्षा ऋतु शीतल जल से गर्मी से तप्त धरती और प्राणियों को राहत देती है। शरद और शिशिर अपनी सर्द हवाओं से सबको कंपित कर देती है। तो हेमंत ऋतु
अभी आगे है ये, लेकिन अभी जैसे कि आपको ये क्लियरली दिख जाए इसलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले तो सिर्फ इतना ही, अगर इतना सा गद्यांश लें तो इसमें मुख्य मुख्य बिंदु आपको क्या नजर आए। ये देखिए, सबसे पहले तो पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। अच्छा, प्रकृति परिवर्तनशील है, ये प्रकृति सदा एक समान नहीं रहती, हमेशा परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो प्रकृति परिवर्तनशील है, यह मुख्य बिंदु हुआ। ऋतुओं का चक्र, अब ये प्रकृति परिवर्तनशील है और इसलिए सूर्य की परिक्रमा करने के कारण ही ये जो ऋतुओं का जो चक्र है, ऋतुएं बदलती रहती हैं, ठीक है ना, एक खत्म हुई दूसरी आई, दूसरी खत्म हुई तीसरी आई, फिर घूम फिर के वहीं से वही वाला चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो ऋतुओं का चक्र, और हर ऋतु की यहाँ पर व्याख्या की गई है, डिटेल में उसको बताया गया है। तो ये तो हुए इतने भाग के मुख्य बिंदु। फिर इसका आगे देखिए, पीछे क्या था आपका, कि तो हेमंत ऋतु पेड़ पौधों से पत्तों को झटक देती है, वसंत ऋतु चारों ओर सुंदरता बिखेर कर सबके मन को प्रसन्न कर देती है। वसंत ऋतु के आगमन का समय हेमंत ऋतु के बाद है। चैत्र और वैशाख ये दोनों मास वसंत ऋतु के होते हैं। वसंत ऋतु में ना तो गर्मी होती है ना ही सर्दी, मौसम बहुत सुहावना होता है, प्रकृति की सुंदरता अपनी चरम सीमा पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों और रंग बिरंगे फूलों से सज जाते हैं, भीनी भीनी खुशबू लिए हवा चलती है, रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती हुई दिखाई देती हैं, आम के वृक्षों पर बौर आ जाते हैं, कोयल का मधुर स्वर बाजों में गूंजने लगता है, प्रकृति मानो खिल उठती है। तो मेन क्या है, यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता दिखाई हुई है कि किस प्रकार ऋतु के बदलने से, पहले तो कि जो सूर्य है वो पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है, फिर उस परिक्रमा के कारण ऋतुओं में परिवर्तन आता रहता है, और ये जो परिवर्तन है ये प्रकृति का नियम है। फिर हर ऋतु की जो है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या दी गई है कि इस ऋतु में ये होता है, इस ऋतु में ये, और इन सभी को लेकर जो है प्रकृति किस प्रकार से खिल उठती है। अब इस भाग के मुख्य बिंदु क्या थे, एक तो हर ऋतु की व्याख्या इसमें दी हुई है, और वसंत ऋतु की श्रेष्ठता और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन दिया हुआ है। हर ऋतु को केवल एक एक पंक्ति में बताया हुआ है कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, लेकिन वसंत ऋतु में किस प्रकार से प्रकृति खिल जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, उसका थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया है। ये 2 मुख्य बिंदु हैं। अब ये देखिए कितनी पंक्तियां थी, 1 2 3 4 5 6, इतनी ही पीछे थी, 6 6 12, और ये आधी आधी 12 13 14 या 15 मान लीजिए आप, कुल मिलाकर 15 पंक्तियां, तो इसका 1/3 कितना हुआ, 5 पंक्तियां। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 पंक्तियों में हमें इसका सार लिखना है। अब ये जो हमने मुख्य बिंदु जो निकाले हैं, इसको अगर हम एक जगह ले आए तो क्या बनेगा, कि पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना और ये सब। अब इसका जो सार लेखन है वो किस प्रकार से किया गया है। अब यहाँ पर एक मैं आपको महत्वपूर्ण चीज बता दूं, जब भी निबंध, व्याख्या, सार लेखन, पत्र लेखन, इन सब चीजों की बात आती है, तो इसमें कभी भी ये नहीं हो सकता कि ये जो हमने दिया है यही सबसे श्रेष्ठ है, यही सर्वश्रेष्ठ है, इससे अच्छा कुछ बन ही नहीं सकता। हम यहाँ पर केवल आपका एक दिशा निर्देशन कर रहे हैं कि जो सार लेखन है या निबंध है वो इस प्रकार से लिखा जाता है और इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। अब उसे आप और भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें नए तरीके से लिख सकते हैं, उसमें नए बिंदु जोड़ सकते हैं। आपका एक भिन्न दृष्टिकोण हो सकता है कि आपने उस पंक्ति को पढ़कर क्या समझा। यही भाषा की विशेषता होती है कि आप जो कह रहे हैं सामने वाला उसे हमेशा अपने संदर्भ में समझता है, तो उस प्रकार से आपको देखना है। तब देखिए इनको जोड़कर हम सार कैसे लिखते हैं। ये देखिए, प्रकृति सदैव परिवर्तनशील है और इसका सबसे प्रमुख कारण पृथ्वी का निरंतर सूर्य की परिक्रमा करना है। सूर्य से निरंतर बढ़ती और घटती दूरी से ऋतुएं बदलती रहती हैं। सूर्य से कम दूरी धरती पर ताप बढ़ाकर ग्रीष्म ऋतु कहलाती है, तो अधिक दूरी ताप घटाकर शीतल वातावरण बनाती है। इसके मध्य वसंत ऋतु हर ओर वर्षा और हरियाली फैलाकर प्राकृतिक सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देती है, सभी जीवों में प्रसन्नता, ऊर्जा एवं प्रेम का संचार करती है और इसीलिए मनभावन सर्वश्रेष्ठ ऋतु कहलाती है। तो इसलिए ये आपका पूरा सार लेखन हो गया। आपको कोई भी, जैसे विभिन्न विभिन्न जो ऋतुएं थी सबकी व्याख्या की हुई थी, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, लेकिन हमने बस इतना बताया कि जैसे जो परिवर्तनशील और सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार प्रभावित करती है वो हमने आपको बताया कि सूर्य से जो निरंतर बढ़ती और घटती दूरी है वो कैसे प्रभावित करती है। कि सूर्य से अगर कम दूरी होगी, सूर्य के नजदीक होगी पृथ्वी, तो ताप बढ़ाकर ग्रीष्म ऋतु कहलाती है, और अधिक दूरी जो होगी, अगर सूर्य से जितनी ज्यादा दूरी होगी तो शीत ऋतु आ जाती है, जो शीतल वातावरण बनाती है। और इन दोनों के मध्य
कि जब ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, जब वसंत ऋतु होती है वो अपने हर ओर हरियाली फैला देती है, सब कुछ मतलब प्राकृतिक सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देती है। और सभी जीवों में, अब इसमें पशु पक्षी मानव सारे आ गए, प्रसन्नता ऊर्जा एवं प्रेम का संचार करती है और इसलिए मनभावन सर्वश्रेष्ठ ऋतु कहलाती है। लिखा है ना, वसंत ऋतु सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये इस प्रकार से, और ये देखिए आपको लग रहा होगा कि 5 पंक्तियां लिखनी थी, लेकिन इसे ही अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे तो यही वो 5-6 पंक्तियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अब इसमें सारी चीज़ें कवर हो भी गई। तो इसी प्रकार से आपको सार लेखन करना है। अगला देखिए, आते हैं 2014 के प्रश्न पर कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। ठीक है ना। तो और यूरोपीय, अब यहाँ पर ना ये यूरोपीय है या यूरोपीय है, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी अगर पेपर में यूरोपीय है, ठीक है ना, तो आप यूरोपीय ही लिखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं दिखानी कि ये तो यूरोपीय ही होगा। हो सकता है कि यूरोपीय कोई एक दूसरा इंस्टीट्यूट हो, कोई कला समीक्षा का, कोई दूसरा कोई भिन्न संस्थान हो, तो आप यूरोपीय ही लिखिएगा। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। ठीक है ना। पृथक मतलब कि उससे भिन्न, कि जो वीर कर्म है मतलब वीरता वाले काम करना, और वीरत्व वीरता की भावना, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। कि जैसे जो वीरता के कर्म होते हैं वो हम बाहरी तौर पर करते हैं, लेकिन हम कहते हैं इसके मन में वीरता की भावना है, तो वो दोनों भिन्न नहीं है। मन में वीरता की भावना है, इसीलिए तो वीर काम किए हैं। फिर कुछ रंग रूप की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। परिणत हो जाते हैं मतलब बदल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी कभी कभी इतनी सुंदर जगह को देखते हैं, बस आप बिल्कुल ही बदल जाते हैं कि हम अभी उसी जगह पर हैं। जैसे झरने का आप कोई सीन इमेजिन करते हैं या फोटो देखते हैं, तो आप उस मतलब यही सोचने लग जाते हैं कि आप वहीं पर हैं, पानी आपके ऊपर गिर रहा है, इतनी मन भावन होती हैं। हमारी अंत सत्ता मतलब अंदर की सत्ता, मन की जो सत्ता है, मन का जो प्रभाव है, उसकी यही तदाकर परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। कि जो हमारे मन में जो परिवर्तन आता है, परिणति मतलब कि उसके अनुसार परिवर्तन जो आता है, वही सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत, अब यहाँ तक छोड़ दीजिए और यहाँ तक जो आपने पढ़ा उसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या थे वो आप देखिए। एक तो वास्तविक सौंदर्य बाहर नहीं मनुष्य के भीतर है। यूरोपीय कला समीक्षा की बड़ी उड़ान, कि ये जो सारी मतलब की समीक्षा है ये यूरोपीय कला समीक्षा ने की है। वीर कर्म और वीरत्व में समानता, मतलब कि भाव और कर्म दोनों में समानता। सुंदर और सौंदर्य में समानता, ये भी वही चीज़। सुंदरता का मन पर प्रभाव और मन और व्यवहार का रूपांतरण। ठीक है ना, कि मन के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाता है, वो चीज़ें ये जो मुख्य बिंदु थे ये वो हैं। अब इसके बाद है, इसके विपरीत कुछ रंग रूप की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति मतलब प्रेम, या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिक ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। या फिर कभी कभी होता है जैसे आपने कोई कीचड़ देख लिया, तो जैसे ही आपने वो देखा ना, तो आप मतलब आपके मन में वो टिकती नहीं है, आप बस उसे जल्दी से जल्दी भुलाने की कोशिश करते हैं। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना की तदाकर परिणति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। अब जैसे कहते हैं ना कि इसका मतलब यह है कि जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना, कि हमें जो सामने जो दिखाई दे रही है वो जितना ज़्यादा हमारे मन पर प्रभाव डालेगी उतनी ही सुंदर कही जाएगी। कि जैसे हम कहते हैं ना, उसके बारे में अगर हम सोचते जा रहे हैं, दैट मीन्स वो उतनी ही सुंदर है, उतनी ही प्रभावशाली है। और कीचड़, कभी आप याद रखना चाहेंगे कीचड़, अगर आपने देखा है, आप जैसे उसे देखते हैं ना, आप आंखें बंद कर लेते हैं कि मुझे देखना ही नहीं है, नहीं तो मेरे दिमाग पे चढ़ जाएगा, वो मुझे देखना ही नहीं है। रूप विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। भीतर और बाहर का कोई भेद ही नहीं है, जो भीतर है वही बाहर है। आप जैसा मन में सोचते हैं वही सामने आता है। आपके मन में क्रोध है, वो किसी ना किसी रूप में बाहर दिख ही जाएगा। यही बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार यह जगत रूपमय और गतिमय है, उसी प्रकार मन भी रूप गति का संघात ही है। कि जिस प्रकार से मतलब मन जिसे हमारा मन जिसे सुंदर मानता है, ठीक है ना, उसे हम बाहर से भी वो हमें सुंदर ही लगता है। जैसे अगर हमें किसी का व्यवहार पसंद आ जाए, या हमें जैसे आपके कोई
प्रसिद्ध अभिनेता हैं वो आपके फेवरेट हैं, ठीक है ना, आपको लगता है कि भाई ये तो मेरा फेवरेट प्लेयर है या फेवरेट एक्टर है, अब उसका व्यवहार चाहे जो मर्जी हो आपको वो सुंदर ही लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये तो विलन है, ये तो गंदा है, वो फिर कितना भी सुंदर क्यों ना हो आपको सुंदर नहीं लग सकता। इसलिए जैसा मन होगा, जैसा मन में भाव होगा वही आपका बाहर दिखेगा। तो इसके मुख्य बिंदु क्या थे, ये देखिए कि जो मन भावन नहीं वह मन में नहीं रहता, मन में वही चीज़ घर कर जाती मतलब रह पाती है जो मन को भाती है। मन पर प्रभाव ही सुंदरता निश्चित करता है, वो कितना ज़्यादा मन पर प्रभाव डालता है वही उसकी सुंदरता निश्चित करता है। नहीं तो कहने के लिए तो हर चीज़ सुंदर है, ठीक है ना, कहने के लिए तो एक ट्यूबलाइट जल रही है वो भी बहुत सुंदर है कि भाई किस प्रकार सफ़ेद रोशनी बिखेर रही है, लेकिन जो वो हम पर इतना कोई प्रभाव नहीं डाल रही, हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, हम उसकी सुंदरता पे ध्यान ही नहीं देते हैं। भीतर और बाहर भिन्न नहीं संबंधित हैं, दोनों जगह गति और रूप विद्यमान है। दोनों ही जगह मतलब रूप और गति कि किस प्रकार से कितनी जल्दी बदलता है, कि हमारा मन कितनी जल्दी बदलता है, ठीक है ना, उस प्रकार से ही मतलब बाहरी जो जीवन है वो भी हमारे अकॉर्डिंगली बदलता है। फिर अब ये जो हमने जो मुख्य बिंदु निर्धारित किए, अब उसी के आधार पर सार हम कैसे लिखेंगे, ये गद्यांश में ये कहूँगी कि पॉज करके वीडियो पहले दोबारा इस चीज़ को पढ़िएगा, अपनी तरफ से सोचेगा, फिर आप भी प्रयास कीजिएगा लिखने का। ये देखिए जो हमने ये दोनों लिखे थे मुख्य बिंदु दोनों गद्यांशों के भागों को पढ़कर, उसके आधार पर अब जो हम सार लेखन करेंगे वो क्या है। ये देखिए यूरोपीय कला समीक्षा, इसे हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर मुख्य क्या दिखाया गया है कि उस गद्यांश में कि ये जितना भी विवेचन है ये यूरोपीय कला समीक्षा ने किया है। यूरोपीय कला समीक्षा के एक महत्वपूर्ण अन्वेषण के अनुसार, अन्वेषण अर्थात उनकी खोज, उनकी छानबीन के अनुसार सौंदर्य बाहरी नहीं अपितु आंतरिक भाव है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, कर्म या भाव की सुंदरता, अब हमने इसमें सब चीज़ें इंक्लूड कर ली हैं, वस्तु, व्यक्ति, कर्म या भाव, सुंदर, सौंदर्य, वीरता का कर्म या वीरत्व की सुंदरता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अंतर्मन को कितना प्रभावित कर पाती है और व्यवहार एवं भावों को किस सीमा तक रूपांतरित कर पाती है, किस हद तक बदल पाती है, ठीक है ना, यहाँ पे तक आएगा कि किस सीमा तक रूपांतरित कर पाती है। कर्म एवं भाव पृथक नहीं अपितु समान होते हैं, कि जो कर्म और भाव है, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके मन में दया का भाव है ना तो वो आपके कर्मों में दिख ही जाएगा। अगर आप दयावान हैं तो आप हर चीज़ में दया ही दिखाएंगे। वीरता पूर्वक कर्म करना मनुष्य में वीरता के भाव को ही दर्शाता है। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो उसका मतलब ही यही है कि आपके मन में वो भाव है, और मन जिस गति से बदलेगा वह बाहरी कर्म को उसी प्रकार प्रभावित कर समाज को भी बदलेगा। तो इसमें समाज का भी आ गया कि रूप का तो ये आ गया कि वीरता पूर्वक कर्म करना मनुष्य में वीरता के भाव को ही दर्शाता है। रूप मतलब जो चीज़ आपको दिख रही है, और गति जिस स्पीड से कि और मन जिस गति से बदलेगा वह बाहरी कर्म को उसी प्रकार प्रभावित कर समाज को भी बदलेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा मन स्थिर नहीं है, वो बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो आपके जो बाहर के कर्म होते हैं वो भी भिन्न भिन्न तरीके से मतलब उतनी जल्दी बदलते हैं। जैसे आपका मन जो है, आपने एक जॉब की, 3 महीने में आपने जॉब चेंज कर ली, तो वो आपके मन में चल रहा है कि आपको ये जॉब पसंद नहीं आई, आपके मन को ये नहीं भाई, आपने चेंज कर ली, मन बदला, उसके कारण आपने बाहरी तौर पर वो जॉब चेंज की। तो इसलिए ये देखिए केवल 5 पंक्तियों में आपने इतने बड़े गद्य का सार लिख दिया, और इसमें हर चीज़ इंक्लूडेड है, कोई भी ऐसी सिंगल चीज़ नहीं है जो इसमें ना हो, ठीक है ना। जो बाहर दिखाया गया था कि आपका ये जो बाहर हंसता खेलता जीवन है, सब कुछ है, वो समाज का ही तो हिस्सा है ना, कि आपका जो मन है उसमें जो रूप और गति जिस प्रकार से बदलेगा वो समाज को भी प्रभावित करेगा, कि पहले आपको प्रभावित करेगा और आप समाज का हिस्सा है तो उस प्रकार समाज भी बदलेगा। तो ये आपका सार हुआ उस गद्य का। और अंत में आते हैं 2019 के गद्य पर। तो ये देखिए और ये इतना ही है। सौंदर्य शास्त्र एक विचित्र शास्त्र है, यह वस्तुतः एक मूल्य शास्त्र है। देखिए सौंदर्य शास्त्र मतलब सौंदर्य को समझना एक बिल्कुल ही भिन्न एक विद्या है। यह वस्तुतः एक मूल्य शास्त्र है, मतलब ये एक क्वालिटेटिव मेजर है, जैसे कहते हैं ना उस चीज़ के क्वालिटी को समझना। चूँकि हमारे जीवन की प्रधान दिशाएं और तत्संबंधी जिज्ञासाएं विभिन्न युगों में बदलती रहती हैं और बदलती रहेंगी। हमारी जैसे इच्छाएं पहले क्या थी कि हमें बस किसी तरह से अपने दूर बैठे लोगों से बात करने को मिल जाए, तो टेलीफोन आया। फिर जब उतना हो गया कि काश हम उनकी आवाज़ सुन पा रहे, काश हम उनका चेहरा भी देख पाएँ, तो तब वीडियो कॉल आ गई। तो ये जो हमारी जिज्ञासाएं हैं वो बदलती रहेंगी। अब हमारे पास इतना कुछ है, तब हमें लगता है कि काश
मतलब कि मोबाइल पे हम वीडियो कॉल तो कर रहे हैं, काश उन्हें हम छू भी पाते। तो मुझे तो लगता है ये टेक्निक ये भी आ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए इस शास्त्र का वैसा विकास नहीं हो पाता जिस प्रकार की उदाहरणतः भौतिक शास्त्र का है, जिसमें परवर्ती विचारक पूर्ववर्ती चिंतक के सिद्धांतों को या तो नई व्यवस्था में बांधता है अथवा उसके कंधे पर खड़े होकर नव नवीन विकास के परिदृश्य देखता है। अब देखिए भौतिक शास्त्र क्या है। भौतिकता मतलब ये जो भौतिक सुख होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कपड़े हो गए, गहने हो गए, पैसे हो गए, ये हुआ आपका भौतिक शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र क्या है, ये मन का शास्त्र होता है, मूल्य शास्त्र, जो आपके सिद्धांत होते हैं। अब जैसे जो पुराना सिद्धांत था कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, क्या इसमें परिवर्तन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो इतनी जल्दी नहीं बदलता। लेकिन भौतिक शास्त्र जो है वो हमेशा मतलब उसमें नए नए अध्याय जुड़ते रहते हैं, वो बहुत शीघ्र बदलता है। सौंदर्य शास्त्र, नीति शास्त्र आदि मूल्य शास्त्र होने के कारण वे सिद्धांत मुख्यतः प्रणालियों के समवाय के रूप में प्रस्तुत होते हैं कि जो सौंदर्य है, नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, ये इतनी जल्दी नहीं बदलते। अंतिम निर्णय का भार हम ही पर रह जाता है। अल्टीमेटली ये हमें चयन करना है कि उनमें से कौन सी बात हमारे लिए स्वीकारणीय है और कौन सी त्याज्य मतलब जिसे त्यागा जा सके। अब जैसे रीति रिवाज से हम कहते हैं कि हमें अपने माता पिता का बिल्कुल उनके कथना अनुसार बिल्कुल पालन करना है। तो पुराने समय में तो ये होता था कि माता पिता ने बस जो कह दिया हमें अक्षरशः बिल्कुल वही करना है। लेकिन आजकल वो सोच बदल गई है। आजकल कहा जाता है कि नहीं, जो माता पिता कह रहे हैं उनको सुनो, उनका आदर करो, लेकिन अपने विवेक का भी प्रयोग करते हुए कि आपको उनकी बात कितनी माननी है, कितनी त्यागनी है, किस सीमा तक। तो ये वही है कि अंतिम निर्णय का भार हम ही पर रह जाता है कि उसमें से कौन सी बात हमारे लिए स्वीकारणीय है और कौन सी त्याज्य। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में तो सिद्धांतों का एक जंगल खड़ा हो गया। मतलब आधुनिक जो सौंदर्य शास्त्र है उसमें इतनी कन्फ्यूजन हो गई है कि कौन सी बात मानी जाए, कौन सी बात नहीं। मतलब उसे सुलझा के नहीं, बहुत उलझा के प्रस्तुत किया गया। व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा सही चयन कैसे करे वो। अब इसमें देखिए, अब इसमें मुख्य चीज़ें क्या थी कि सौंदर्य शास्त्र एक मूल्य शास्त्र है, वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटिव है सच नहीं। जीवन समयानुसार परिवर्तनशील है, ये तो है ही है। भौतिकता में परिवर्तन सरल है, जो मैंने आपको कहा कि जो भौतिक जीवन है कि मोबाइल में चेंज आ जाए कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बहुत सरलता से वो हो जाते हैं। टेक्निक्स बदलती रहती हैं, कपड़े जो है हमारे बदलते रहते हैं समयानुसार। मूल्यों एवं नीतियों में यह समाज की स्वीकृति पर निर्भर करता है कि जो, लेकिन ये जो मूल्य और नीतियाँ हैं, ठीक है ना, इसमें हम ये सब कुछ अपने अकॉर्डिंगली बहुत जल्दी नहीं चेंज कर सकते। अब जैसे भारत कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, जो हमारे सिद्धांत हैं वो तो अभी भी हमारी प्राचीन सभ्यता से ही संबंधित है ना। हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, हम मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि ये तो एक्स्ट्रा ही मॉडर्न हो गया, कुछ ज़्यादा ही अपने आप को दिखा रहा है, वो समाज पर आधारित होता है। फिर आधुनिक समय में सही मूल्यों का चयन अत्यंत जटिल है। जैसे कहा है ना कि जो वर्तमान है उसमें या आधुनिक सौंदर्य शास्त्र में ये जो इसमें सही मूल्यों का चयन, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र एक मूल्य शास्त्र है, इसलिए सही मूल्यों का चयन अत्यंत जटिल हो गया है कि आजकल के जीवन में हमें समझ ही नहीं आता कि हम कौन सा मूल्य सही है, कौन सा गलत है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं। हम प्राचीन और भविष्य के उसमें फंस गए हैं कि किस चीज़ को मॉडर्न कहा जाए, किस चीज़ को रूढ़िवादी कहा जाए, कौन सा सही चयन हो, कौन सा हमारे भविष्य के लिए सही हो। तो इसलिए अब इसका जो सार है वो कैसे लिखना है। अब ये कितनी पंक्ति हैं आपका देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 साढ़े 7 पंक्तियाँ हैं, ठीक है ना। तो वही 2-3 पंक्तियों में लिखना है आपको। तो देखिए अब ये हमने फिर से आपके सामने बिंदु लिख दिए, मुख्य बिंदु। ये देखिए, जीवन समयानुसार परिवर्तनशील है। भौतिक संदर्भ में तो परिवर्तन सरल है, परंतु मूल्यों सिद्धांतों में सामाजिक स्वीकृति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिस कारण आधुनिक समय में इस संदर्भ में परिवर्तन प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती जा रही है। केवल इतना है, यही पीछे दिया गया था ना। अब हमें इसकी व्याख्या तो करनी नहीं है कि वो किस प्रकार जटिल होता जा रहा है, आपको सिर्फ वो जो गद्यांश था उसका सार लिखना है। तो वो इस प्रकार से है। अब इसे एक बार दोबारा से जब आप पढ़ेंगे गद्यांश को और अपने एंड पर सार लिखने का प्रयास करेंगे, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल कीजिएगा अपने एंड पे सार लिखने का प्रयास, और फिर देखिएगा कि हमारे सार से आपका सार कितना भिन्न है, और हो सकता है कि आपका सार इससे 10 गुना बेहतर हो। तो आप अगर उसे शेयर करना चाहते हैं तो हम अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी आपको देंगे, वहाँ पर आप शेयर भी कर सकते हैं। उस पर हम अच्छे से, जब हमारे सेशंस वगैरह होते हैं, डाउट सेशन होते हैं, उसमें हम विस्तृत चर्चा भी कर सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती थी, इसमें ऐसा क्यों नहीं है, इसमें ऐसा ही क्यों है। बहुत अच्छे से हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो आज तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि सार लेखन या संक्षेपण क्या होता है,
क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो तीनों के तीनों सालों के मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इसको आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, इस पर आप अच्छे से मतलब गहन चिंतन करेंगे, क्योंकि बिना अच्छे से मतलब डीपली इसके बारे में सोचे बिना आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपके सामने है, इसे फटाफट नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 7814622609 और हमारी ईमेल आईडी है civilstaffhimachal@gmail.com। तो तब तक के लिए फिर हमें विदा दीजिए। बहुत ही शीघ्र हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें गद्यांश पद्यांश की व्याख्या, निबंध लेखन, पत्र लेखन, इन सभी विषयों से संबंधित जो है हम आपके साथ चर्चा करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।